बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ लेक्चर जिसका पहला चैप्टर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में भी आता है और टेस्ट में भी बाकायदा तौर पर इंक्लूडेड है सिलेबस के अंदर। तो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है और ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर जो बेसिक कांसेप्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है वो। अगर आपको बेसिक का नहीं पता सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप जो बेसिक कांसेप्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जान जाओगे। फिर किस तरह ये सिस्टम वर्क कर रही है उनको जानने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसा कि प्रोटोजोआ हो गया, उनके अंदर ये सिस्टम मौजूद ही नहीं। तो जो न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट है उन सेल्स के लिए, उन ऑर्गेनिज्म के लिए, वो किस तरह होती है उनको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर जब हम हायर मैमल की बात करते हैं, अपनी बॉडी की बात करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो हमारे जिस्म के अंदर ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों है इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ आप ले लीजिए। लेट मी टू ड्रॉ a hypothetical diagram of पैरामीशियम। अगर आप पैरामीशियम को देखें तो पैरामीशियम की जो सेल मेम्ब्रेन है, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन it is exposed to environment. As we know that all living organisms are in continuous exchange with the environment. हमें चाहिए एनर्जी, एनर्जी हम न्यूट्रिएंट से हासिल करते हैं और न्यूट्रिएंट हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। अब हमारे जिस्म के अंदर, हमारे सेल के अंदर कुछ वेस्ट भी बन जाते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, वो एनवायरनमेंट को खारिज करना और न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेना। सो ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एनवायरनमेंट के दरमियान होता है। तो अगर हम देखें तो पैरामीशियम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन दिस मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट। दिस डायरेक्शन से भी, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, from this direction, from every direction, if you see this membrane is exposed to the environment. So अगर nutrients और ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाना हो तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल प्रोसेसेस लाइक ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह के थ्रू अंदर जा सकती है और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाती है वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट तक जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी तमाम बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। तो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत ही नहीं। जो सिंपल प्रोसेसेस है दैट आर एनफ टू गेट न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल। इसी बरअक्स अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर की, हम अपने बात करें ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर लेट मी ड्रा अ हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें तो लेट सपोज कीजिए ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी मेनी सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनती है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको सरफेस सेल्स भी मिल जाती है। आपको सरफेस सेल्स भी मिल जाती है जिनकी एक्सपोजर एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा बहुत है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके बॉडी के अंदर डीपर टिश्यूज भी है, डीपर सेल भी है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन नहीं ले सकते और जो मेटाबॉलिक वेस्ट यहां पे बन जाते हैं वो एलिमिनेट नहीं कर सकते डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट। सो इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करे ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, वो एडवांस भी हो, वो एफिशिएंट भी हो। अगर हम मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, कंपैरिजन करें,
तो चूंकि हमने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल से बनती है, उनके अंदर एनर्जी कंजम्पशन इतना है नहीं। अगर हम मल्टी सेलुलर हम अपनी बात करें, वी आर कॉम्प्लेक्स, वी आर एडवांस, वी आर हाईली एवॉल्व ऑर्गेनिज्म, हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी ज्यादा है, क्योंकि वी हैव अ वेल डेवलप एडवांस ब्रेन, जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपनी बात करें, वी हैव अ स्ट्रांग मस्कुलर सिस्टम, वी आर मोबाइल, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके लिए भी चाहिए एनर्जी। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है। सो हमें जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो भी लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है। दूसरी बात यह है कि हमें चाहिए रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल, और जो अनवांटेड सब्सटेंस है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो भी रैपिडली बॉडी से एलिमिनेट करना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास डीपर टिश्यू है, एंड तक उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक्सेस होनी चाहिए। अब ये सिस्टम किस तरह वर्क करती है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल डायग्राम ड्रा करता हूं और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस की। तो लेट मी टू ड्रॉ अ हाइपोथेटिकल डायग्राम। ये मेरे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, राइट। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंपल डायग्राम जिसमें मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। ये मेरे पास लेट सपोज एनवायरनमेंट है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ एवरी टाइम एक्सचेंज में होता है, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर मैं आपको कहूं ऑक्सीजन, सेल के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्यों चाहिए? आपको पता है कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज होती है उससे सेल एनर्जी हासिल करती है, लेकिन इस ग्लूकोज की ब्रेकिंग से एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी फिर सेल यूज करती है, लेकिन उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। वो ब्रेकिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये मेरे पास ऑक्सीजन है इन एनवायरनमेंट। इस ऑक्सीजन का अंदर आना, इस ऑक्सीजन का अंदर आना, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा लंग्स तक, ठीक है। ओके जी, ये मेरे पास लंग्स हो गए। लंग्स तक जब ये ऑक्सीजन लंग तक पहुंच जाते हैं, तो यहां पे अगर मैं डीपर टिश्यू या सेल्स ड्रॉ करूं, इन सेल्स तक इस ऑक्सीजन का पहुंचना, ताकि ग्लूकोज से ये मिलके ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज करे, जो इसके लिए जरूरी है। और अगर मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रा करूं यहां पे, जो मेरे पास है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वहां से न्यूट्रिएंट्स का सेल तक आना। लेट सपोज ये मेरे पास हो गया वो जीआईटी। ओके, तो लेट सपोज ये मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स का सेल्स तक जाना होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो जैसा कि हमारे पास ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह का सेल्स तक पहुंच जाना, ताकि वहां पर सेल इन न्यूट्रिएंट से अपने लिए एनर्जी हासिल करे, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए एक रूट, एक रास्ता होना चाहिए जहां से ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंच जाए, और वो रास्ता हमारे पास है सिस्टम ऑफ एंटर कनेक्टेड ट्यूब्स, जिसको हम वेसल्स कहते हैं, चैनल्स कहते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो पहला एक हिस्सा, एक कंपोनेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए सिस्टम ऑफ एंटर कनेक्टेड ट्यूब्स। ये आपको याद होना चाहिए, ऐसी ट्यूब का एक सिस्टम होना चाहिए जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, और ऑन ट्यूब्स के थ्रू ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी ये सब्सटेंस सेल्स तक पहुंच जाए। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कंपोनेंट की अगर हम बात करें, तो उसमें एक सबसे पहले जो होना चाहिए वो होना चाहिए सिस्टम ऑफ एंटर
कनेक्टेड ट्यूब्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इनके अंदर कितने किस्म की ट्यूब्स मौजूद है? तो यहां पे हमारे पास मौजूद है आर्टरीज, जिसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टरीज फिर डिवाइड हो जाते हैं, ब्रांच हो जाते हैं और इनसे बनते हैं आर्टीरियोल्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद हमारे पास आता है वेन्स, और वेन जब डिवाइड होते हैं तो वेन्यूल्स इनसे बनते हैं। और हमारे पास जो और ट्यूब्स होते हैं इनको हम कहते हैं कैपिलरीज, इनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होनी चाहिए ताकि इन सब्सटेंस को सेल तक पहुंचाए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ये ड्रा करूं, ये मेरे पास वो सिस्टम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि मैं यहां पे बेसिक की बात करूंगा, धीरे धीरे हम इन सारी चीजों को तफसील के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके जी, ये हो गया हमारे पास वो सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स। कैपिलरीज, वेन, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे जस्ट बेसिक कंसेप्ट के किस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वर्क कर रही है उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके जी, तो ये मेरे पास हो गया वो। अब अगर ये ऑक्सीजन लंग से, एल्विलाई से डिफ्यूज हो जाती है इन वेसल्स के अंदर, ठीक है, तो इन वेसल के अंदर एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, एक एक्टिव मास होना चाहिए ताकि इस ऑक्सीजन को कैरी कर सके टू द पेरिफेरल टिश्यू, टू द सेल्स, यहां तक पहुंचाना। इसके लिए एक मीडियम होना चाहिए और वो मीडियम एक फ्लूइड होना चाहिए ताकि ये ऑक्सीजन उसमें सस्पेंडेड फॉर्म में या डिसॉल्व फॉर्म में ये सारे सब्सटेंस मूव करे और सेल्स तक पहुंच जाए। तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास होना चाहिए एक एक्टिव मास मीडियम। यहां अगर आप जीआईटी की बात करें तो यहां से न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स जैसा कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह, विटामिन वगैरह यहां से डिफ्यूज हो जाएगा इस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स के अंदर। और मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला जो एक कंपोनेंट होना चाहिए वो ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होनी चाहिए। इसकी एक सिस्टम होनी चाहिए जिसमें मैंने आप लोगों को बताया आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, वेन, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। जो दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इन न्यूट्रिएंट्स के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए एक मीडियम होना चाहिए, एक फ्लूइड होना चाहिए ताकि इन वेसल्स के अंदर वो फ्लो कर सके और अपने साथ ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ले जा सके सेल्स तक। ठीक है, तो वो फ्लूइड हमारे पास है ब्लड, वो फ्लूइड हमारे पास है ब्लड वो फ्लूइड है जो ये ऑक्सीजन ब्लड में एक प्रोटीन है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। वो हेमोग्लोबिन कैरी करता है N2 टिश्यू, N2 सेल्स। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में या सस्पेंडेड फॉर्म में सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए होना चाहिए वो होना चाहिए एक्टिव मास मीडियम, जो कि है हमारे पास एक फ्लूइड जिसको हम कहते हैं ब्लड होना चाहिए ताकि ये न्यूट्रिएंट, ये ऑक्सीजन सेल्स तक कैरी कर सके। एक हमने सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स पढ़ा, एक ब्लड पढ़ा। और अगर आप लोग देखें तो ये जो ब्लड मूव कर रही है इन वेसल्स के अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर, इन चैनल्स के अंदर, उसके लिए कोई पुशिंग होनी चाहिए, कोई प्रेशर होनी चाहिए ताकि इसकी बदौलत ये मूव कर सके इन वेसल्स के अंदर। तो एक पंपिंग ऑर्गन होनी चाहिए और वो पंपिंग ऑर्गन ऐसा होना चाहिए कि वो प्रेशर के थ्रू इन फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करा सके, क्योंकि इसने मूव करना भी है, इसने यहां से ट्रेवल करना है टू दिस साइड, यहां तक पहुंचना है ताकि इस ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को सेल तक सप्लाई कर सके। तो इसके लिए चाहिए एक पंपिंग ऑर्गन ताकि इसको पंप करे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास मौजूद होता है एक पंपिंग ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम कहते हैं हार्ट। यहां पे मैं सिंपली ये लिखूंगा, ये मेरे पास वो पंपिंग ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं हार्ट। इस हार्ट ने
पंप करना है इस ब्लड को ताकि ये मूव कर सके और अपने साथ ये नेसेसरी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कर सके टू द पेरिफेरल टिश्यू। ठीक है, तो जो तीसरा एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारे पास पंपिंग ऑर्गन। अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि क्यों हार्ट जरूरी है, क्यों ब्लड वेसल जरूरी है, क्यों ब्लड जरूरी है। ठीक है, तो ये एक पंपिंग ऑर्गन होनी चाहिए जिसको हम हार्ट कहते हैं, इसलिए इस सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। कार्डियो मीन हार्ट, वास्कुलर मीन ब्लड वेसल्स। ठीक है जी, तो इसके थ्रू जो है ये ब्लड सेल्स तक पहुंच जाएगा। वहां से फिर क्या हो जाएगा, वहां से ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये सेल तक जाएगा। ये जो न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन वगैरह, ये भी सेल्स तक डिफ्यूज हो जाएगा। बस अब ये जाएगा इस जगह के अंदर। आप देख सकते हैं इसको, जो सेल और ब्लड वेसल्स के दरमियान आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। यहां पे भी फ्लूइड मौजूद होते हैं जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। सबसे पहले ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, फिर वहां से ये डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाएगा और फिर वहां से सेल्स के अंदर जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द सेल। ठीक है जी, अब अगर आपको पता है सेल के अंदर अमाइनो एसिड का जाना, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, यहां पे भी डिकम्पोजिशन होती है और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाती है जैसा कि यूरिया। ठीक है, और उसकी कोई जरूरत नहीं सेल को, बॉडी को, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। इट शुड बी एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से खारिज करना चाहिए। और जब अंदर रिस्पायरेशन होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी सेल के अंदर कोई जरूरत नहीं, उसको भी बॉडी से खारिज करना चाहिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगा इंटरस्टिशियम के अंदर और फिर वहां से डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड के अंदर। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी यहां पे आ जाएगा और फिर ब्लड के अंदर आएगा। ठीक है, और फिर ये ट्रेवल करेगा टू इन ब्लड के अंदर, ये ट्रेवल करेगा अपने रेस्पेक्टिव साइट तक जहां पर ये जाएगा और फिर बॉडी से खारिज हो जाएगा। लेट सपोज अगर मैं इस मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं दो सरफेस ऑलरेडी और इन्वॉल्व हो गए इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। एक था लंग जिसने एक्सचेंज किया, ऑक्सीजन ले अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर डिफ्यूज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा, फिर बाहर बॉडी से खारिज हो जाएगा, जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। और एक न्यूट्रिएंट्स का जो है ब्लड के अंदर आना, यहां पे भी एक सरफेस इन्वॉल्व हो गया जो जीआईटी है। एक और सरफेस भी है जो इन्वॉल्व है यहां पर और वो है किडनी। किडनी, ये ब्लड वेसल्स किडनी तक जाएगा और वहां पर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिया वो फिल्टर हो जाएगा ब्लड से। ठीक है, और जब ब्लड से फिल्टर हो जाएगा तो यूरिन की फॉर्म में वो बॉडी से निकल जाएगा। तो एक चीज से तो हमने निजात हासिल किया, वो था मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया जो बॉडी से रिमूव हो गया। ठीक है, तो यूरिया बॉडी से रिमूव हो गया थ्रू किडनी, यूरिया बाहर आ गया। ठीक है, अब एक और जो सब्सटेंस यहां ब्लड में मौजूद है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा वापस हार्ट तक और हार्ट फिर जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंच जाएगा और जब ये लंग्स तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग में जाएगा और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ये बाहर जाएगा। तो अगर आप लोग देखें तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल्स तक नहीं लेके जाते, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनती है उनको अपने रिस्पेक्टिव साइट तक पहुंचाना जहां पर वो बॉडी से फिर एलिमिनेट किए जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी ये ब्लड करती है। ठीक है, अगर मैं आपको अब थोड़ा ये दोबारा एक्सप्लेन करूं ताकि आपको सही तरीके से ये समझ आ जाए, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि जो तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ
इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें चाहिए सेल्स तक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है जी। तो ये आप जरा देखिए, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंच जाएगा लंग्स तक, एल्वेलाई तक, एल्वेलाई से फिर ये डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया वो पहुंच जाएगा सेल्स तक, ठीक है। इसको हम बाद में बहुत तफसील के साथ स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से ये पहुंच जाती है। ये डायरेक्टली सेल्स तक नहीं पहुंच जाती, ये फिर हार्ट तक जाती है पल्मोनरी वेन के थ्रू और फिर वहां से जाती है एओर्टा के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम जस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। यहां से जो न्यूट्रिएंट्स है हम एनवायरनमेंट से वो लेते हैं जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन होती है, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस होती है वो स्मॉल सैंपल और डिफ्यूजिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो डिफ्यूज हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में, ठीक है। वो सेल्स तक पहुंच जाती है। ये दो चीजें एनवायरनमेंट से हम लेते हैं। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाती है जैसा कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जो जिसकी बॉडी के लिए कोई जरूरत है ही नहीं, वो रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी, तो वो सेल से डिफ्यूज हो जाएगा इन ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। और फिर अपने रेस्पेक्टिव साइड जैसा कि यूरिया किडनी में फिल्टर हो जाएगा और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स तक डिफ्यूज हो जाएगा और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें इन मेटाबॉलिक वेस्ट की ट्रांसपोर्ट और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उनकी ट्रांसपोर्ट यहां एक सिस्टम करती है जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिनके अंदर एक सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं जिसमें हमारे पास आर्टरीज आते हैं, वेन्स आते हैं, कैपिलरीज आते हैं, ठीक है। और एक एक्टिव मास मीडियम रिक्वायर्ड होता है जिसको हम ब्लड कहते हैं। वो ब्लड ही उसकी फ्लो से ये मटेरियल जो है वो सेल्स तक पहुंच जाएगी, ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म में या सस्पेंडेड फॉर्म में, ठीक है। और अब ये इस इन वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रही है उसके लिए पंपिंग होना चाहिए ताकि ये फ्लो करे। इसके लिए एक पुशिंग होनी चाहिए और उसके लिए हमारे जिस्म के अंदर एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक पंपिंग ऑर्गन है, जिनकी कंट्रैक्शन से ब्लड फ्लो कर रही है इन ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको हम हार्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक पंपिंग ऑर्गन होनी चाहिए। अब एक एवरेज स्टूडेंट को अगर आप कहें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास कितने स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, तो वो आपको बताएगा कि सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स, एक्टिव मास मीडियम जिसको हम ब्लड कहते हैं, और एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट। लेकिन एक गुड स्टूडेंट को यह भी पता होना चाहिए कि एक और कंपोनेंट भी इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर आप देखें, अगर यहां से ब्लड मूव कर रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इट शुड ऑलवेज मूव और इट शुड ऑलवेज फ्लो इन दिस वेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सम टाइम ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और सम टाइम ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नो, इट शुड ऑलवेज फ्लो इन दिस वेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए एक और स्ट्रक्चर्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्वॉल्व है, जो मेक श्योर करता है यूनि डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड जरूरी है। और वो है वॉल्स। हार्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम वॉल्स कहते हैं, जैसे कि बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, एओर्टिक वॉल, पल्मोनरी वॉल, वो सारे हम बाद में डिस्कस करेंगे। और वो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है यूनि डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड में। तो आप कह सकते हैं कि जो चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है वॉल्व, और ये मेक श्योर करता है यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को। अब हम चलते हैं फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तरफ। तो आपको तो दो चीजों का पता लग गया कि एक तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस करते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, उनको सेल्स तक पहुंचाते हैं, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड हो वो अपने रिस्पेक्टिव साइड तक पहुंचा देते हैं। तो सबसे जो पहला फंक्शन है, फंक्शन ऑफ
कार्डियोवास्कुलर, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है कार्डियोवास्कुलर वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स ये जिस सरफेस से ब्लड के अंदर जाती है वो है हमारे पास इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आप कह सकते हैं कि GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाती है इनटू द ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसा कि हमारे पास आप कह सकते हैं यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। कहां तक? अपने रिस्पेक्टिव साइड को कार्बन डाइऑक्साइड लंग तक लेके आएगा और फिर ये डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम कैपिलरीज इनटू एल्विलाई और फिर ये बॉडी से बाहर खारिज हो जाएगा, और यूरिया जो है उनको किडनी तक पहुंच जाएगा और किडनी में ये फिल्टर होगा और यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकल जाएगा। तो दूसरा फंक्शन ये हो गया। अगर नंबर 3 पे हम देखें तो ब्लड के अंदर WBC व्हाइट ब्लड सेल भी मौजूद होते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ आवर बॉडी है। अगर हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह आ जाए तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है WBC व्हाइट ब्लड सेल है, ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करती है और फिर उन पैथोजन के साथ फाइट करती है, उनको किल करती है और बॉडी को फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की ट्रांसपोर्ट भी करती है, ठीक है। अच्छा जी, जो चौथा फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी डिफेंस प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है, हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां काज करने वाले। लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर हमारी बॉडी के अंदर वायरस आ जाता है तो आपको पता है कि ये बीमारी कॉज करेगा हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है। तो इन ब्लड के थ्रू जब ये ब्लड में आ जाते हैं तो ब्लड में मौजूद होते हैं खास प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी ब्लड के थ्रू पहुंच जाएगा इस वायरस तक और इस वायरस से अटैच होकर इस वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा, और जब वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा तो ये फिर बॉडी के अंदर डिजीज काज नहीं कर सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी भी करता है ब्लड। इसके अलावा सर्टेन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर इस तरह होते हैं जो कुछ सिक्रीट करते हैं, जैसा कि हमारे पास हो गया लेट्स सपोज है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में एक किस्म की सेल्स मौजूद है जिसको हम बीटा सेल कहते हैं। वो बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन, और इंसुलिन भी अपने मखसूस जगह पे जाके अपना फंक्शन करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए तो इंसुलिन आ जाता है और वो इंसुलिन फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और लीवर के अंदर इसको स्टोर कर देती है, ठीक है। तो वो सिक्रीशन, वो केमिकल्स वो भी ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड उसको अपने रिस्पेक्टिव साइड तक पहुंचा देती है और उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। आपको पता है कि हार्मोन जब सिक्रीट हो जाता है तो वो डायरेक्टली ब्लड को जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन भी करते हैं। अच्छा जी, जो और फंक्शन है ब्लड की वो ये है कि ये थर्मोरेगुलेशन में भी रोल प्ले कर रही है। थर्मोरेगुलेशन किस तरीके से? टेम्परेचर मेंटेन, हमारी बॉडी के अंदर एक खास टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे टेम्परेचर हाई हो जाए तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है और अगर कम हो जाए तो भी हमारे लिए, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो तमाम सिस्टम है वो इस टेम्परेचर पर एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो इसमें भी ब्लड का रोल है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, जून जुलाई की अगर हम बात करें, तो फिर हमारे जिस्म को खतरा ये होता है कि हीट तो ट्रेवल करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी के अंदर हीट आ जाएगा। तो जो एक्सेस हीट है बॉडी के अंदर वो रिमूव करना बॉडी से, उस दौरान क्या हो जाएगा, ये ब्लड वेसल जो है इसकी वेजोडाइलेशन हो जाएगी, इट गेट्स वाइडर।
तो जो ब्लड की फ्लो है स्किन तक वो ज्यादा हो जाएगी, और जब ज्यादा हो जाएगी तो वो ब्लड अपने साथ वो एक्सेस हीट लेके आते हैं स्किन स्किन तक, और जब स्किन तक ये लेके आते हैं तो फिर स्वेटिंग के फॉर्म में इसको रिमूव किया जाता है। अगर हमारे बॉडी को हीट चाहिए तो फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो ब्लड फ्लो स्किन तक कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो हीट लॉस होना जो है वो कम हो जाती है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन के जरिए ये जो है थर्मोरेगुलेशन में भी रोल प्ले कर रही है। दिस वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके बाद हम इंशाल्लाह वन बाय वन हर लेक्चर के अंदर इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे कि आपके लिए एग्जाम में भी कोई डाउट ना रहे और एंट्री टेस्ट में भी कोई डाउट आपको ना रहे। ठीक है, इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।